1 AMU की जो वैल्यू थी भाई वो आई थी हमारे पास 6.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जो 1 AMU है उसकी अगर हम एनर्जी बढ़ाना चाहें, आइंस्टीन ने कहा था कि यदि कोई m मास का पार्टिकल सी स्पीड से अगर मूव करता है, यानी हाई स्पीड से अगर मूव करे, तो उसमें एक एनर्जी होगी, वो जिस पे भी टकराएगा वो उसको अब एक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और वो जो एनर्जी होगी वो दी जाएगी E = mc² से। ये आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन है। तो इसके लिए हम अगर एक AMU मास के अंदर कितनी एनर्जी कंसिस्ट होती है वो निकाल सकते हैं। तो 6.66 इंटू 10⁻⁻27 1.66, हाँ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ सारे का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16, और इसका आंसर आएगा 9 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इतने जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोवोल्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस जूल को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी बनेगी 9 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। अब ये हो गया मेगा, 10⁻6 मेगा होता है, तो इसका मतलब ये एनर्जी जो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है 1 AMU। 1 AMU की एनर्जी 931.5 इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है। अब इसका क्या कंसेप्ट होता है कि इस एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, ये होगा कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं जब वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक न्यूक्लियस के अंदर मान लिया कि 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, 5 Ep है, 5p है, 5n है, एक प्रोटॉन का मास भी 2 ग्राम है और उसका भी 2 ग्राम है। तो टोटल मास जो है वो न्यूक्लियस का होना चाहिए 10 + में 10 कितना होना चाहिए, 20 ग्राम का मास होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया जाता है कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो 20 ग्राम से कम होता है, चाहे वो 18 हो चाहे वो 19 हो, लेकिन 20 ग्राम से कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मास में कुछ कमी आ गई। मतलब जो न्यूक्लियॉन्स जुड़े थे उनके अकॉर्डिंग तो मास होना चाहिए इतना, लेकिन वो 20 से कम क्यों है। तो जो मास में जो कमी आई है वो कहाँ गई, वो कमी जो है वो एनर्जी में बदल जाती है, और उस एनर्जी का फार्मूला यही आएगा Emc²। तो ये देखेंगे कितना मास गया है आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन से, और उसको फिर U की टर्म में निकाला जाता है कि कितने U का लॉस हुआ है। ठीक है, ये करवाएंगे न्यूमेरिकल्स में, मास डिफेक्ट के बाद यही करवाना है हमने। पहले करवा देते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। तो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास की पावर 1/3। जो रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का, जो रेडियस है वो उसके एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, वेयर A इज द एटॉमिक मास यानी कि XZA। तो ये A एटॉमिक मास है। तो इसका जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम लगा देते हैं R0 इंटू A की पावर 1/3।
आर नोट को कहा जाता है इम्पेरिकल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.2 यानी कि 19 के करीब होता है, इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यू होती है आर नोट की, क्योंकि ये की तो कुछ होती नहीं, ये तो एक नंबर है और हम रेडियस निकालें तो दोनों तरफ डायमेंशन भी तो बराबर होंगे, तो ये इसकी यूनिट मीटर है तो इसकी भी क्या होगी एक ही कुछ होती नहीं, तो इसका मतलब रेडियस हो गया ये। अब अगर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो लेट m इजिकल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास जो है ना वो m है, देन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल M इज इक्वल टू एक न्यूक्लियस का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ए थे Z प्लस में P, N प्लस P है ना वो A था, तो M इज इक्वल टू M हो गया, टोटल मास ये हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 पाई R की जगह हम लिख सकते हैं R नोट इंटू ए की पावर 1/3 सारे का क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई R नोट का क्यूब इंटू ए, ये हो गया वॉल्यूम। अब हमने निकालनी है डेंसिटी, डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम m को m इंटू ए को डिवाइड करेंगे इससे, 4/3 पाई R नोट का क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी हमारे पास 3m अपॉन 4 पाई R नोट क्यूब। m है वो मास ऑफ न्यूक्लियन है, चाहे न्यूक्लियस है चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, तो m की वैल्यू लगभग कितनी होती है 1.00 ऐसे 1 u के बराबर होती है, मतलब 1 AMU। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है। R नोट की वैल्यू रखें, ये वैल्यू रखें R नोट की, m की वैल्यू ये रखते हैं, तो हमारे पास इसका जो डेंसिटी का जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है नियरली इक्वल टू 10⁻17 इसकी रेंज में आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, ये डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, मैटर होता है वो न्यूक्लियस में बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है, मतलब कॉम्पैक्टली है। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद द मैटर कॉम्पैक्टली, अच्छी तरह ठूस ठूस के, ठीक है। जैसे सीढ़ी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिश इसलिए बोलते हैं उसको कि उसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है थोड़ी जगह, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो ये डेंसिटी होगी भाई, ठीक है। अब है, और ये डेंसिटी का जो फार्मूला है ये कहता है कि यहाँ से ये इंडिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर है, ना इसमें एटॉमिक नंबर है ना एटॉमिक मास है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है, चाहे न्यूक्लियस छोटा हो चाहे बड़ा हो, डेंसिटी उसकी सेम रहती है, ठीक है। अब हम करते हैं मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट क्या होता है और वो कैसे काम आता है। मास डिफेक्ट का मतलब होता है डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियंस टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस की बात करें ना तब, और एटम की बात करें तब मास डिफेक्ट होगा डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स टू द मास ऑफ एटम। जैसे न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनसे मिलके बनता है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, जैसे कि एक प्रोटॉन का मास mp है और एक न्यूट्रॉन का मास mn है,
तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा इस न्यूक्लियस के अंदर वो ज़्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो ये वहाँ का मास डिफेक्ट हो गया। इसी तरह जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो दो पार्टिकल जब टकराते हैं तो उनके मास में जो डिफरेंस होता है वो रिएक्शन वाले जो दो प्रोडक्ट बनेंगे ना उनके मास से कम ज़्यादा होगा, डिफरेंस मिलेगा, और जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये मास डिफेक्ट हो गया। तो मास डिफेक्ट का मतलब अगर यहाँ से लेते हैं न्यूक्लियस के टर्म में लेते हैं तो मास डिफेक्ट होगा हमारे पास डेल एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। ठीक है, और मास डिफेक्ट होगा डेल एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स से मिलके न्यूक्लियस से मिलके न्यूक्लियस बना है। एटम की बात करें तो मास डिफेक्ट होगा हमारे पास, एटम के अंदर देखो एक तो न्यूक्लियस होता है और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पूरे एटम का जो मास डिफेक्ट होगा वो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में इलेक्ट्रॉन माइनस में मास ऑफ एटम। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है जैसे कि x प्लस में y मिलके z प्लस r प्लस में z बनाते हैं और प्लस में कुछ अगर एनर्जी निकलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मास माइनस में इनका मास कम होगा, इनका मास ज़्यादा होगा, तो कुछ ना मास डिफेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस के टर्म में अगर मास डिफेक्ट निकालते हैं तो डेल एम की वैल्यू होती है, मान लिया कि कोई एक न्यूक्लियस है हमारे पास XZA, इस न्यूक्लियस के लिए हमने मास डिफेक्ट निकालना है, तो इसका मतलब होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन लिया था हमने MP, न्यूट्रॉन का लिया था MN, स्मॉल n कर लो, तो इसका और तो इसमें होगा हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ZMP। कितने प्रोटॉन है Z, न्यूट्रॉन कितने होते हैं A माइनस Z इंटू MN, और न्यूक्लियस का मास ले लिया हमने, ये मास डिफेक्ट होता है कि भाई एक न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन XZA में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A माइनस में Z। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो न्यूक्लियस के टोटल मास से ज़्यादा होगा, इसलिए ये हो गया हमारे पास मास डिफेक्ट। ठीक है, अब ये जो मास डिफेक्ट ये किस में काम आता है, ये मास डिफेक्ट कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन में उसको बताता है। जैसे कि हमने इसी रिएक्शन को ले x प्लस में y, मान लिया कि x का जो है ये रिएक्शन ले लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू r प्लस जेड, तो यहाँ पे r प्लस में z लिया था हमने, तो ये मान लिया कि mx की वैल्यू तो ले ली हमने 1.023 u यानी कि इतना एटॉमिक मास, और y की वैल्यू ले ली हमने 1.034 की जगह 0345 u ना 034 u, इतना एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जो mr है उसकी वैल्यू ले ली हमने -1.015 u, और mz की वैल्यू ले ली हमने -1.025 u। तो जो मास डिफेक्ट निकालेंगे वो यहाँ से आगे इन दोनों का मास जोड़ दो, तो इन दोनों का मास जोड़ते हैं यानी कि mx प्लस में my, तो mx प्लस my इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, दोनों का मास जोड़ो, 4 और 3 7, 3 और 2 5, और फिर 0 और 2.057 u। इसी तरह इन दोनों का मास जोड़ो mz प्लस में mr, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और 5 10 है, 1 और 3 4 और 0 और 2। ठीक है, u। तो जो डेल एम होगा ना वो हमारे पास ही इसमें से इसको घटा दो, मास डिफेक्ट ये हो गया। ठीक है, मास डिफेक्ट ये आ जाएगा 2.057 माइनस 2.040 यानी कि 0.017।
ये मास डिफेक्ट है। तो ये मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो वहाँ से डेल एम की वैल्यू ये आई थी, बल्कि इतना U हो गया ना, इतने U का मास डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि एक U से कितनी एनर्जी पैदा होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी पैदा होगी 0.017 इंटू सीधा कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 931.5 इंटू 10⁻⁶ जूल से। ठीक है।